कबीर की एंट्री और सिया की बेखबर दुनिया। रात के अंधेरे में खन्ना मेशन की हर आवाज सो चुकी थी सिवाय सिया हैप्पी के कमरे की। उसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और डॉक्टर ने उसे पूरा आराम करने को कहा था। पर वह बैठी थी और उसने अपनी पगड़ी उतार दी थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखर गए थे। उसने अपनी सारी गाज सामान खोल रखी थी, पड़े दवाइयाँ और उसका पुराना हैप्पी वाला गेटअप सब सामने रखा था। वह खुद को एक अलग नज़र से देख रही थी। अब वह न तो हैप्पी थी और नहीं सिया, बस एक उलझी हुई लड़की थी जो अपनी पहचान और अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कपड़े बदलने के लिए अपनी सूटकेस खोली भी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा बिना दस्तक के खुल गया। कबीर की नजरें और सिया का घबराना। कबीर कमरे में खड़ा था, उसके हाथ में एक गिलास पानी था और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। पर जैसे ही उसने सिया को उसके असली रूप में देखा, खुले बाल, बिना पगड़ी और बिना किसी लड़के के गेटअप के, उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। सिया, तुम जाग रही हो? उसने धीरे से कहा। सिया घबरा गई। उसने झटके से अपने कपड़े बैग में डालने की कोशिश की और बिस्तर से उठकर भागने लगी। कबीर, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपने कपड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, मानो उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। पर कबीर तेज था। उसने झटके से सिया का एक कपड़ा उठाया और उसे अपनी नाक के करीब ले गया। उसकी खुशबू ने उसे और करीब खींचा। यह खुशबू तुम्हारी है सिया? और यह ब्रा हैप्पी? तुम तो लड़का थे न? ब्रा कब से पहनने लगे? उसकी आवाज में एक मजाकिया लहर थी, पर उसकी आंखों में गहरी चाहत थी। सिया का भंडा पूरी तरह फूट गया था। वह सोच रही थी कि कबीर को उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर उसे नहीं पता था कि कबीर पहले से ही उसका राज जानता था, उसके मुखौटे को, उसके खेल को और उसके दिल को। कबीर ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। तुम घबराओ मत सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। तुम कौन हो, तुम क्यों हो और तुम क्या हो? कबीर की मांग और सिया का पहला कदम। कबीर ने सिया की आंखों में देखा और उसकी आवाज में एक कोमल पर मजबूत जिद थी। मुझे एक किस चाहिए सिया, एक सच्ची किस जो तुम्हारे दिल से आए। सिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं। वह डर रही थी, पर उसके दिल ने कहा यही वह पल है जब तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा कबीर के करीब लाया और उसके होठों को अपने होठों से छुआ। पहली बार एक सच्ची किस जो उसने कभी किसी को नहीं दी थी। पर कबीर को यह काफी नहीं था। उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और एक गहरी फ्रेंच किस दी। उसकी जीभ ने सिया के होठों को चीरा और उसे अपने प्यार में डुबो दिया। सिया ने पहले तो संघर्ष किया, पर फिर उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ कबीर के सीने पर थे। कबीर ने उसे धीरे धीरे बिस्तर पर लिटाया और उसके कान में फुसफुसाया तुम मेरी हो सिया, और मैं तुम्हारा हूं, कोई और नहीं। कबीर का प्रपोजल बिना शब्दों के। कबीर ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक हल्का चुम्मा दिया। सिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। तुम मेरी जान हो, मेरी सांसें हो, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया की आंखों में आंसू थे। कबीर, मैं समझ नहीं पा रही। कबीर ने उसे और करीब खींचा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर भरोसा करो। उसने सिया को अपनी बाहों में लिया और एक लंबी प्यार भरी किस दी, एक लिपलॉक किस जो बिना किसी शब्द के कह रही थी मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं कबीर, पर उसके दिल में एक असमंजस था। क्या मैं इस कदम के लिए तैयार हूं? क्या यह सही है? उसने कोई फैसला नहीं किया, पर उसके दिल ने कबीर को चुना था। सिया का राज कैसे पता चला कबीर को? फ्लैशबैक। जब सिया पहली बार खन्ना मेशन में हैप्पी बनकर आई थी, तब कबीर को उसके बारे में शक था। उसकी चाल हाल, उसकी बातें
और उसकी आंखें सब कुछ एक लड़की जैसा लगता था। पर जब उसने एक रात सिया को अपने कमरे में बिना पगड़ी के देखा, तो उसे यकीन हो गया था। उसने उसके बालों को, उसके चेहरे को और उसके शरीर को देखा और उसे पता चल गया कि यह कोई लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है और वह लड़की सिया है, मीरा की बहन। कबीर ने यह राज किसी को नहीं बताया, न आर्यन को, न मीरा को, न किसी और को। उसने सिया को अपनी नज़रों में रखा, उसकी हर हरकत पर नज़र रखी और उसके दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया। जब सिया दलदल में गिरी, तो कबीर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की पर उसका हाथ टूट गया, उसका पैर डैमेज हो गया और वह खुद घायल हो गया। पर उसने कभी सिया को यह नहीं बताया कि वह जानता है कि वह लड़की है, क्योंकि वह चाहता था कि सिया खुद उसे बताए जब वह तैयार हो। उस रात सिया ने अपनी सारी उलझनों को एक तरफ रखा और कबीर के सीने पर सिर रखा। कबीर, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर ने उसके बालों को सहलाया। तो फिर आगे क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिया ने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं चाहती हूँ कबीर, पर मुझे वक्त चाहिए। कबीर ने उसे गले लगाया। जितना वक्त चाहिए सिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और दोनों ने उस रात एक दूसरे को पाया, जहां प्यार ने सारी उलझनों को हराया और एक नई शुरुआत की शुरुआत हुई। सुबह की पहली किरण और खन्ना मेशन में हलचल। सुबह की पहली किरणें जब खन्ना मेशन की विशाल खिड़कियों से अंदर आईं, तो पूरी हवेली में एक अलग ही रौनक थी। आज का दिन खास था। आर्यन और मीरा की शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं और पूरा परिवार इस जश्न में डूबा हुआ था। फूलों की मालाएं, मिठाइयाँ और हर जगह खुशियां बिखरी हुई थीं। पर आज सबसे बड़ा सरप्राइज सिया के लिए था। आर्यन ने फैसला किया था कि आज वह सिया का असली रूप सबके सामने लाएगा। वह अब और नहीं छिपना चाहता था कि हैप्पी कोई लड़का नहीं, बल्कि मीरा की बहन सिया है। और यह फैसला उसने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मीरा और कबीर को। सिया की घबराहट और आर्यन का आश्वासन। सिया, हैप्पी, अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि आज का दिन बहुत बड़ा है। आज उसे अपना असली चेहरा सबके सामने रखना है। वह अपनी पगड़ी और मूंछों को संभाल रही थी जब आर्यन उसके कमरे में आया। सिया, तुम तैयार हो? सिया ने उसे देखा। भैया, मुझे डर लगता है। अगर सब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। सिया, तुम इस परिवार की हो और मैं चाहता हूं कि सब तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखें। कोई डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने सिया का सिर सहलाया। चलो, अब चलते हैं। हॉल में इकट्ठा परिवार और सिया की एंट्री। खन्ना मेशन के विशाल हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा था। गायत्री जी, कोमल जी, राघव जी, कबीर, विवेक, अन्या, रेयांश, मीरा और बाकी सब खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे। शादी की तैयारियां, मेहमानों की लिस्ट और मीरा की ड्रेस, सब कुछ चल रहा था। तभी आर्यन ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के बीच में ले गया। सबकी नजरें उन पर टिक गई। आर्यन ने सबको देखा और अपनी आवाज ऊंची की। सुनो सब, आज मैं आप सबको एक राज बताने वाला हूं जो बहुत दिनों से छिपा था। उसने सिया को अपने सामने खड़ा किया। यह हैप्पी कोई लड़का नहीं है, यह सिया है, मीरा की बहन। और आज वह अपना असली रूप सबके सामने लाएगी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। न्या और रेयांश ने अपनी आंखें मलीं और विवेक ने अपना सिर हिलाया। पर अगले ही पल आर्यन ने झटके से सिया की पगड़ी और मूंछें निकाल दीं और सिया के लंबे काले बाल कंधों पर बिखर गए। उसकी गोरी त्वचा और उसकी खूबसूरत आंखें सामने आ गईं। वह अब हैप्पी नहीं, बल्कि सिया थी, एक लड़की जो बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। सिया ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में डर था और वह रोने लगी। मुझे माफ कर दो सबको, मैंने झूठ बोला। पर उससे पहले कोई कुछ कहता, कबीर ने झटके से उसका हाथ पकड़ा। चुप रहो सिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया।
तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सबका सदमा और फिर माफी। सब सन्न रह गए। गायत्री जी ने अपनी आंखों को सहलाया। यह हैप्पी है। यह तो लड़की है। कोमल जी ने भी कहा। हम तो इसे लड़का समझ रहे थे। राघव जी ने गहरी सांस ली। तो यही राज था। विवेक, जो पहले से जानता था, चुप था, पर उसने सिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में सम्मान था। अन्या और रेयांश ने अपनी आंखें नीची कर ली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे सिया को तंग कर रहे थे और वह उनके कारण गड्ढे में गिर गई थी। अन्या सिया के पास आई। सिया दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप लड़की है और मैंने आपको तंग किया। उसकी आंखों में आंसू थे। रेयांश ने भी अपना सिर झुकाया। हमें माफ कर दो। हम बहुत बेवकूफ थे। सिया ने अपने आंसू पोंछे और उनके सामने आई। तुम मेरे परिवार हो। गलतियां होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। उसने उन्हें गले लगाया। बस अगली बार सावधान रहना। अन्या और रेयांश ने उसे गले लगाया। हम वादा करते हैं दीदी। अन्या और रेयांश की नौटंकी और सबकी हंसी। सिया के असली रूप को देखकर अन्या और रेयांश ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अन्या ने सिया को घेरा। तो तुम लड़की हो और हम तुम्हें लड़का समझकर तंग कर रहे थे। रेयांश ने कहा। अब तो हमें मजा आएगा। वे दोनों सिया के पीछे पड़ गए। हम तुम्हें लड़की बनाएंगे। सिया ने हंसते हुए कहा। मुझे पहले से ही पता है। और वे तीनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे जैसे तीन बच्चे खेल रहे हों। सब ने उन्हें देखा और सब हंसने लगे। उनकी नौटंकी ने सबका दिल जीत लिया। गायत्री जी ने कहा। ये तो हमारे घर की चुहल है। और सब ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराए। विवेक और सिया की दोस्ती और कबीर की राहत। विवेक सिया के पास आया। तो अब तुम असली रूप में आ गई हो सिया। मुझे पता था। सिया ने उसे देखा। तुम्हें पता था? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत दिनों से। पर मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि तुम मेरी बड्डी हो। सिया ने उसे गले लगाया। थैंक यू बड्डी। कबीर ने यह देखा और उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। अब तो वह लड़का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। विवेक ने कबीर को देखा। तुम तो राहत में हो कबीर। कबीर ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल। अब तो मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है। और सब हंसने लगे। सिया को सबने घेरा और उसकी खुशी। अब सिया को सबने घेर लिया था। गायत्री जी ने उसे गले लगाया। बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कोमल जी ने उसके बालों को सहलाया। हमें तुम पर गर्व है। राघव जी ने उसका सिर सहलाया। तुम इस परिवार की बेटी हो। अन्या ने उसे एक लहंगा पहनाया। यह तुम्हारे लिए है दीदी। सिया ने लहंगा पहना और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कबीर ने उसे देखा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो सिया। और सिया ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। थैंक यू कबीर। और सब ने तालियां बजाईं क्योंकि उनकी सिया अब उनके सामने थी, बिना किसी मुखौटे के। अन्या की नई कोशिश अर्नव को ढूंढना। इसी बीच अन्या ने अपनी नई कोशिश शुरू कर दी थी। वह अर्नव को ढूंढने के लिए बेचैन थी। उसने सोचा। अगर मुझे अर्नव मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और उसकी पुरानी तस्वीरें देखीं जो उसने सिंगापुर में खींची थीं। मुझे उसे ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो। उसने फैसला किया। मैं अपनी खोज शुरू करूंगी। पर उसे नहीं पता था कि अर्नव उससे कितना करीब है। शायद वह उसके इंतजार में ही है। रात का अंत, एक नई शुरुआत। रात हो गई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। सिया अब अपने असली रूप में अपने कमरे में बैठी थी। उसके कंधे पर एक लहंगा था और उसके दिल में खुशी थी। मुझे अपना असली रूप दिखाना था और मैंने दिखाया। आर्यन ने उसे देखा। अब तुम खुश हो सिया? सिया ने सिर हिलाया। हाँ जीजू। और थैंक यू मुझे यह मौका देने के लिए। आर्यन ने उसे गले लगाया। तुम इस परिवार की हो सिया और हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और उस रात खन्ना मेशन में एक नई शुरुआत हुई जहां राज खुल गए और प्यार ने हर चीज को हरा दिया। शादी की तैयारियां और खन्ना मेशन की रौनक।
खन्ना मेशन अब शादी की रौनक में डूबा हुआ था। हर गलियारे में फूलों की मालाएं लटक रही थीं, मिठाइयों की महक पूरे घर में फैली हुई थी, और नौकर इधर-उधर दौड़ रहे थे। किसी को खाना संभालना था, किसी को सजावट, और किसी को मेहमानों की लिस्ट। यह आर्यन और मीरा की शादी थी, और यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि पूरे खन्ना परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां राज खुल चुके थे और प्यार ने हर चीज को हरा दिया था। पर आज की सुबह सबसे खास थी, क्योंकि आज सिया ने पहली बार आर्यन को जीजू कहा था। यह एक छोटा सा शब्द था, पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। यह स्वीकारोक्ति थी कि वह अब इस परिवार की हिस्सा है, कि वह अब कोई अजनबी नहीं बल्कि एक बहन है, और कि आर्यन अब सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि उसका जीजू भी है। और यह पल उन सभी के लिए बहुत खास था, जिन्होंने सिया को हैप्पी के रूप में देखा था और अब उसे उसके असली रूप में स्वीकार कर रहे थे। सुबह की पहली मुलाकात और जीजू का जादू। सुबह की पहली किरणें जब खिड़की से अंदर आईं, तो सिया उठ बैठी। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। वह हैप्पी नहीं थी, जो अपनी पगड़ी और मूंछों के पीछे छिपी रहती थी। वह अब सिया थी, एक लड़की जिसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे, जिसकी आंखों में एक नई चमक थी और जिसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। उसने आईने से कहा, अब तुम सिया हो, हैप्पी नहीं। और अब तुम्हें अपनी नई पहचान स्वीकार करनी है। वह तैयार होकर नीचे उतरी। उसने एक हल्का लहंगा पहना था, उसके बालों में फूल लगे थे और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। आर्यन नीचे खड़ा था, उसने सिया को देखा और उसकी आंखों में एक गर्व भरी चमक थी। कैसी लग रही हो, सिया? उसने प्यार से पूछा। सिया ने उसे देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह उसे जीजू कहना चाहती थी, पर उसके शब्द उसके गले में अटक रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी सारी हिचकिचाहट को दूर करते हुए बोली, जीजू, मैं कैसी लग रही हूं? उसकी आवाज में थोड़ी शरारत थी, पर उसके दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह शब्द उसके लिए एक नई शुरुआत है। आर्यन ने उसे सुना और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सिया। और तुमने मुझे जीजू कहा, यह मेरे लिए बहुत खास है। सिया ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। आप मेरे जीजू हैं, और मैं आपको यही कहूंगी। और उसने आर्यन को गले लगाया, जैसे कोई छोटी बहन अपने बड़े भाई को गले लगाती है। आर्यन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम इस परिवार की हो, सिया, और मैं तुम्हारा जीजू हूं, हमेशा। सिया की नई पहचान, परिवार की स्वीकारोक्ति। गायत्री जी ने सिया को अपने पास बुलाया। बेटी, आज तुमने पहली बार आर्यन को जीजू कहा। यह हमारे लिए बहुत खास है। सिया ने उनकी तरफ देखा। माँ, आप सब ने मुझे स्वीकार किया और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। गायत्री जी ने उसे गले लगाया। बेटी, तुम इस परिवार की बेटी हो और आर्यन तुम्हारा जीजू है, यह कभी नहीं बदलेगा। कोमल जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तुम बहुत बहादुर हो, सिया, और हम सब तुमसे प्यार करते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। मुझे आप सबका प्यार मिल गया है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। राघव जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और आज तुमने हमें यह भी सिखाया कि परिवार वही होता है जो एक दूसरे को स्वीकार करता है। उन्होंने सिया का सिर सहलाया। अब तुम हमारी बेटी हो और आर्यन तुम्हारा जीजू, यह रिश्ता हमेशा बना रहेगा। सिया ने अपनी आंखें पोंछी। धन्यवाद पिताजी। और उसने पूरे परिवार को देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और उसके दिल में एक नई शुरुआत की खुशी थी। मीरा का अकेलापन और उसका सरप्राइज प्लान। खन्ना मेशन में आज एक अलग ही सन्नाटा था। सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी, पर उस धूप में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे आने वाला समय कुछ बुरा छिपाए हुए हो। पूरी हवेली सूनी थी, सब लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे। आर्यन ऑफिस गया था,
कबीर और विवेक किसी और काम से बाहर थे, सिया भी कहीं चली गई थी और अन्यारेयांश भी अपने काम में व्यस्त थे। पूरी हवेली में बस एक ही आवाज थी, मीरा की सांसों की, जो आज कुछ खास करने के लिए उत्साहित थीं। मीरा अपने कमरे में बैठी थी, उसके सामने एक छोटा सा कैमरा रखा था और वह अपने मेकअप को ठीक कर रही थी। उसने आईने में अपना असली चेहरा देखा, वह चेहरा जो उसने महीनों छिपाया था, जिसे सिर्फ आर्यन और सिया ने देखा था। उसके भूरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, उसकी गोरी त्वचा धूप में चमक रही थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आज वह अपने असली रूप में आर्यन के सामने आना चाहती थी, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं, उसने फुसफुसाया, और वह जान जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। उसने कैमरा सेट किया और उसके सामने बैठ गई। आर्यन, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूं, जो तुम कभी नहीं भूलोगे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, पर आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना चाहती हूं, वह चेहरा जो मैंने महीनों छिपाया था। वह बोलती रही और उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। तुम मेरे हीरो हो, आर्यन, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। उसने कैमरा बंद किया और अपनी सांसों को संभाला। अब बस तुम्हारा इंतजार है। राकेश की एंट्री शराब के नशे में। उसी समय हवेली के दूसरे हिस्से में राकेश अपने कमरे से बाहर आ रहा था, शराब के नशे में। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। उसने दारू पी रखी थी, इतनी ज्यादा कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसकी शर्ट पर शराब के छींटे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी, जैसे वह किसी शिकार की तलाश में हो। उसने अपनी आंखें मलीं और उसे याद आया। मीरा, वह मीरा जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। वह इसी घर में है। उसके पैर उसे बिना सोचे गलियारे की तरफ ले गए, जैसे कोई खींच रहा हो। जैसे ही वह गलियारे से गुजरा, उसकी नज़र किसी कमरे से आती हुई रोशनी पर पड़ी, वहाँ कुछ चल रहा था। उसने धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने अंदर झांका। उसकी आंखें फैल गईं। वहाँ एक लड़की थी, एक खूबसूरत, गोरी, भूरे बालों वाली लड़की, जो कैमरे के सामने बैठी थी। और वह लड़की मीरा थी, अपने असली रूप में। राकेश का दिल धड़कने लगा। यह वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। वह इसी घर में थी, इसी घर में, और मैं उसे ढूंढता रहा। उसके होठों पर एक पागल मुस्कान आ गई। मीरा, तू मुझसे छिप रही थी, पर अब मैं तुझे मिल गया हूं। राकेश का पागलपन और मीरा की बेखबरी। राकेश के अंदर का पागलपन फिर से जाग उठा। मीरा, मेरी मीरा, तू मुझसे छिप रही थी, वह बड़बड़ाया और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में सालों की तड़प, सालों का इंतजार और सालों का जुनून एक साथ उबल पड़ा। उसने सोचा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर शहर, हर गली, हर कोना, पर वह मुझसे छिप रही थी। और आज वह मेरे सामने है। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी। अब वह मुझसे नहीं बच सकती। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर मीरा ने उसे देखा तो वह चीखेगी। उसने पीछे से मीरा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचा। मीरा। उसकी आवाज में एक गहरी, भयानक लालसा थी। मीरा ने झटके से पीछे देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। राकेश, तुम यहां कैसे? उसने उसे धकेलने की कोशिश की, पर राकेश नशे में था और उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। तुम मुझसे छिप रही थी, मीरा? उसने उसे और करीब खींचा। तुम इसी घर में थी और मैं तुम्हें ढूंढता रहा। तुमने मुझे कितना तरपाया, मीरा? उसकी आवाज में एक पागलपन था। मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, मीरा? और तुम मुझसे छिप रही थी। मीरा का संघर्ष और राकेश का जुनून। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राकेश को धकेला। छोड़ो मुझे, आर्यन को बुलाऊंगी,
पर राकेश ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप। अगर तुमने चीखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने मीरा को दीवार से सटा दिया और अपनी बाहों को उसके चारों तरफ लपेट लिया। तुम मेरी हो, मीरा। मैंने तुम्हें बहुत पहले चुना था और अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। उसके हाथ मीरा की कमर पर थे और उसकी सांसें मीरा के चेहरे पर गर्म थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, मीरा, और तुम मेरी होगी। मीरा ने उसे काटा। उसके दांत राकेश के कंधे पर गर गए और राकेश ने दर्द में कराहते हुए उसे धकेला। तुमने मुझे काटा। उसने मीरा के बाल पकड़े और उसे और पीछे खींचा। तुम्हें सजा मिलेगी, मीरा। सजा? मीरा ने नोचने की कोशिश की। उसके नाखून राकेश के चेहरे पर गर गए और खून बहने लगा। तुमने मुझे नोचा। राकेश ने गुस्से में उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और मीरा ने चीख मारी। बचाओ, कोई बचाओ। वह छूटने के लिए लड़ी, पर राकेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे और नीचे गिरा दिया। मीरा की बेबसी और उसकी हार। मीरा ने छूटने की हर कोशिश की। वह राकेश के हाथों से निकलने के लिए लड़ी, पर उसकी ताकत कम पड़ रही थी। उसने काटा, नोचा, मारा, पर राकेश नशे में था और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने मीरा को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया। तुम मेरी हो, मीरा, और मैं तुम्हें पाऊंगा। उसने मीरा के कपड़े खींचे और मीरा ने उसे और जोर से काटा, पर राकेश ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। रुको। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे छोड़ो, प्लीज, छोड़ो। वह रोने लगी। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं छूने दूंगी। पर राकेश ने उसकी बात नहीं सुनी। तुम मेरी हो और जो मेरा है उसे मैं पाता हूं। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस, अब और नहीं, मैं हार गई। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके हाथ ढीले पर गए जैसे वह समर्पण कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कांप रहे थे। अगर आर्यन को पता चला तो वह। उसने उस सोच को दबा दिया और बस उस पल को सहन करने की कोशिश करने लगी। आर्यन की एंट्री। जब आसमान से बिजली गिरी तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और आर्यन अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखों में आग थी। राकेश, उसने एक शेर की तरह गर्जना की और उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। वह सीधे राकेश की तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडा, खतरनाक गुस्सा जो कह रहा था। अब तू मरा, राकेश। उसने राकेश को मीरा से अलग करने के लिए उसका कॉलर पकड़ा। तूने मेरी बीवी को छुआ। उसने राकेश को एक जोरदार मुक्का मारा, इतना जोर कि राकेश दीवार से टकरा गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। आर्यन ने राकेश को उठाया और एक और मुक्का मारा। तूने मेरी बीवी को डराया। तूने उसे छूने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक भयानक गुस्सा था। आज तू मरा, राकेश। उसके हर शब्द में आग थी और उसकी हर हरकत में बर्बरता थी, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो जो अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। राकेश को बेरहमी से मारना, एक एक मुक्का, एक एक लात। आर्यन ने राकेश को उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। यह मेरी बीवी के लिए। राकेश का सिर पीछे की तरफ झुक गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। यह उसके आंसुओं के लिए। आर्यन ने उसके पेट पर एक और मुक्का मारा, इतना जोर कि राकेश की सांसें रुक गईं। यह उसके डर के लिए। उसने राकेश को जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर अपना पैर रख दिया। यह उसकी इज्जत के लिए, जिसे तूने छेड़ने की कोशिश की। उसने अपना पैर राकेश के चेहरे पर दबाया जब तक कि राकेश ने दर्द में चीख नहीं मारी। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पर आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने राकेश को उठाया और उसे दीवार से टकराया। तूने मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे की? उसने उसके गाल पर एक और मुक्का मारा और फिर उसके कंधे पर और फिर उसके पेट पर, एक एक करके, बिना कोई रुकावट के। राकेश का चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसके कपड़े फट गए थे
और उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। आर्यन, रुको, मैं मर जाऊंगा, राकेश ने सिसकते हुए कहा, पर आर्यन ने उसे एक और लात मारी। तू मरेगा, तुझे मरना चाहिए, पर मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे और हर दिन इस पल को याद करे जब तूने मुझसे लड़ने की कोशिश की और हार गया। राकेश की कराह और आर्यन का बर्बर अंदाज। राकेश जमीन पर गिर गया, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था और उसके होठों से खून बह रहा था। पर आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने राकेश का हाथ पकड़ा और उसे मोड़ा। यह उस हाथ के लिए जिसने मेरी बीवी को छुआ। उसने राकेश की उंगलियां तोड़ दी एक एक करके, जब तक कि राकेश ने दर्द में चीख नहीं मारी। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा जीजा हूं, राकेश चिल्लाया, पर आर्यन ने उसकी बात नहीं सुनी। तू मेरा जीजा नहीं है, तू एक जानवर है, उसने राकेश के चेहरे पर थूक दिया। और जानवरों को सजा मिलती है। आर्यन ने राकेश को उठाया और उसे खिड़की के पास ले गया। तूने मेरी बीवी को डराया, उसने राकेश का सिर खिड़की के शीशे से टकराया। यह उसके डर के लिए। शीशा टूट गया और राकेश के चेहरे पर कांच के टुकड़े चुभ गए। यह उसके आंसुओं के लिए। उसने राकेश को जमीन पर गिरा दिया और उसके पेट पर अपना पैर रखा। यह उसकी इज्जत के लिए। और फिर उसने राकेश के चेहरे पर एक और मुक्का मारा, इतना जोर कि राकेश के दांत टूट गए और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। आर्यन, बस करो, मैं मर जाऊंगा, राकेश ने सिसकते हुए कहा, पर आर्यन ने उसे एक और लात मारी। तू मरेगा, तुझे मरना चाहिए, पर मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे और हर दिन इस पल को याद करे जब तूने मुझसे लड़ने की कोशिश की और हार गया। राकेश की भीख और आर्यन का जवाब। राकेश ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में डर था और उसके होंठ कांप रहे थे। मैं तुम्हारा जीजा हूं, मैं तुम्हारी बहन का पति हूं। पर आर्यन ने उसे एक और लात मारी। तू मेरा जीजा नहीं है, तू एक जानवर है, उसने राकेश का हाथ पकड़ा। तूने मेरी बीवी को छूने की कोशिश की, उसने राकेश की उंगलियां फिर से तोड़ दी। यह उसके लिए जिसे तूने छूने की कोशिश की। राकेश ने दर्द में चीख मारी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पर आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने राकेश के बाल पकड़े और उसे जमीन से उठाया। तूने मेरी बीवी को डराया, उसने राकेश के चेहरे पर एक और मुक्का मारा। यह उसके डर के लिए। और फिर एक और। यह उसके आंसुओं के लिए। और फिर एक और। यह उसकी इज्जत के लिए। राकेश का चेहरा अब पहचान से परे हो गया था, उसके होंठ फट गए थे, उसकी आंखें सूज गई थीं और उसके गालों पर खून के धब्बे थे। वह जमीन पर गिर गया और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था। माफी। पर आर्यन ने उसे एक और लात मारी। तुझे माफी नहीं मिलेगी, राकेश, तू अपने किए की सजा भुगतेगा। आर्यन की धमकी और राकेश की हार। आर्यन ने राकेश को जमीन पर गिरा दिया और उसके कान के पास जाकर धीमी, खतरनाक आवाज में कहा। सुन, राकेश, अगर तूने फिर से मीरा को छुआ तो मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तू जीना भूल जाएगा। उसकी आवाज में एक भयानक ठंडक थी। मैं तुझे मार सकता हूं, पर मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे और हर दिन इस पल को याद करे जब तूने मुझसे लड़ने की कोशिश की और हार गया। राकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आर्यन ने उसे एक और लात मारी। अब उठ और यहां से निकल, मुझे तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। राकेश ने मुश्किल से खुद को उठाया और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके कपड़े फट गए थे। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर आर्यन ने उसे रोका। राकेश, एक बात याद रखना, अगर मैंने तुझे फिर से इस घर में देखा तो मैं तुझे मार दूंगा, चाहे तू मेरी बहन का पति हो या कोई और। राकेश ने बिना पीछे देखे अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। आर्यन का गुस्सा और मीरा का आंसू।
आर्यन मीरा के पास आया डैश। मीरा, तुम ठीक हो? मीरा ने उसे देखा और उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू बह निकले डैश। आर्यन, तुम आ गए। वह उसके सीने पर गिर पड़ी और उसे जकड़ लिया डैश। वह मुझे छूना चाहता था। मुझे डर लग रहा था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया डैश। डरो मत, मैं हूं। उसने मीरा के बालों को सहलाया डैश। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। मैं वादा करता हूं। मीरा ने अपना चेहरा आर्यन के कंधे पर छिपा लिया डैश। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया। आर्यन ने उसे अपने से और कसकर लगाया डैश। तुमने कुछ गलत नहीं किया मीरा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डैश डैश राकेश को बाहर ले जाना और आर्यन की योजना। आर्यन ने राकेश को गिरते गिरते उठाया और उसे बाहर ले गया हवेली के पीछे, जहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी वही आग जल रही थी, पर अब वह शांत हो गया था, एक खतरनाक शांति जो किसी भी पल फिर से भड़क सकती थी। उसने राकेश को दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखा डैश। राकेश, सुन, आज की बात किसी को पता नहीं चलेगी। उसकी आवाज में एक धमकी थी डैश। अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। राकेश ने डरते डरते सिर हिलाया डैश। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आर्यन ने उसे एक और धक्का दिया डैश। अब उठ और यहां से निकल। और याद रखना, अगर मैंने तुझे फिर से इस घर में देखा तो मैं तुझे मार दूंगा। राकेश ने अपना सिर झुकाया और वहां से भाग गया जैसे उसकी जान बच रही हो। आर्यन वहां खड़ा रहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली डैश। बहन, मैं तुझे यह सच नहीं बता सकता, अभी नहीं। तेरा आखिरी महीना है और अगर तुझे पता चल गया तो तू टूट जाएगी। उसने गहरी सांस ली डैश। मैं इसे अपने अंदर दफन कर दूंगा। आर्यन जब वापस कमरे में आया तो मीरा अब भी उसी जगह बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आर्यन को देखा और उसकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले डैश। आर्यन, वह उठकर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया डैश। मुझे डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया डैश। डरो मत, मैं हूं। उसने मीरा के बालों को सहलाया डैश। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता, मैं वादा करता हूं। मीरा ने अपना चेहरा उसके कंधे पर छिपा लिया डैश। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने अपना प्लान बनाया और तुम्हें बिना बताए सबको बाहर भेजा। आर्यन ने उसे अपने से और कसकर लगाया डैश। तुमने कुछ गलत नहीं किया मीरा। तुम्हें अपना सरप्राइज देना था और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। उसने मीरा की ठुड्डी को पकड़ा और उसकी आंखों में देखा डैश। तुम मेरी हो मीरा, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो। डार्क रोमांस की शुरुआत जब प्यार और दर्द मिलते हैं। आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया डैश। अब तुम आराम करो मीरा। पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ा डैश। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है आर्यन। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी डैश। मुझे तुम्हारे करीब रहना है। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी लालसा थी डैश। मीरा, तुम थकी हुई हो। पर मीरा ने उसे अपनी तरफ खींचा डैश। मुझे तुम चाहिए आर्यन, बस तुम। आर्यन ने गहरी सांस ली और वह मीरा के ऊपर झुक गया। उसके होंठ उसके होठों के बिल्कुल करीब थे। उसने उसके होठों को अपने होठों से छुआ, बहुत हल्का, बहुत कोमल, जैसे वह किसी नाजुक चीज को छू रहा हो। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली डैश। आर्यन, उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। शरीर की भाषा जब प्यार बिना शब्दों के बोलता है। आर्यन ने धीरे धीरे मीरा के कपड़ों को सरकाया, पहले उसका कंधा, फिर उसकी बाजू और फिर उसकी कमर। उसकी उंगलियां मीरा की त्वचा पर घूम रही थीं, जैसे वह उसे महसूस करना चाहता हो, उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। मीरा ने उसके बालों में हाथ डाला डैश। आर्यन, मुझे बहुत डर लगता है। आर्यन ने उसे और करीब खींचा डैश। डरो मत, मैं हूं। उसने उसकी गर्दन पर चुम्मा दिया, बहुत हल्का, बहुत गर्म, और फिर उसके कंधे पर और फिर उसके सीने पर।
मीरा का शरीर उसके स्पर्श में पिघलने लगा। उसके हाथ आर्यन के कंधों पर थे और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आर्यन ने उसे और करीब खींचा और एक गहरी, लंबी किस दी। एक किस जो कह रही थी डैश, तुम मेरी हो, मीरा, और मैं तुम्हारा हूं। मीरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया डैश, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आर्यन आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया डैश, मुझे भी, मीरा, हमेशा। आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और वह रात उनके प्यार की गवाह बन गई। उसके हर स्पर्श में प्यार था, हर चुंबन में जुनून था और हर करवट में एक गहरी तड़प थी जो कह रही थी डैश, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मीरा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले पर इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के डैश, मुझे प्यार करो, आर्यन, और कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। आर्यन ने उसे और कसकर पकड़ा डैश, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मीरा, यह मेरा वादा है। उस रात, जब चांद ने अपनी रोशनी खिड़की से अंदर भेजी, तो उसने दो शरीरों को एक दूसरे में समाते हुए देखा। एक माफिया, जो अपनी बीवी के लिए दुनिया की हर मुश्किल झेल सकता था, और एक लड़की, जिसने अपने पति में अपनी सुरक्षा पाई। और जब सुबह हुई, तो वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उनके दिल एक धड़कन में बंधे हुए थे और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था।